Episode -1 ऊंचे और बर्फ से ढके हुए पहाड़, जहां दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ सन्नाटा। इसके बीच एक लड़का बैठा है। वह लड़का दिखने में हैंडसम, शार्प जॉलाइन और बेहतरीन फेस कट वाला है और करीब 25 साल का है। आर्मी की ड्रेस पहने हुए वह लाजवाब लग रहा है। तभी वहां दूसरा लड़का आता है जिसने भी आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है। वह आकर उस लड़के से बोलता है, कैप्टन, आपको जनरल सर ने बुलाया है। तब वह लड़का बोलता है, आ रहा हूं मैं। कुछ समय बाद वह लड़का एक आदमी के सामने खड़ा होता है। वो आदमी करीब 50 साल का होगा। वह लड़का उन्हें सैल्यूट करते हुए बोलता है, जय हिंद सर। जी सर, क्या आदेश है? जनरल ओम प्रकाश बोलते हैं, शाबाश कैप्टन, तुमने अपना 11वां मिशन बिना किसी फौजी की जान गंवाए पूरा कर लिया है। तो कैप्टन रिहान सिंह, आपको 1 महीने की छुट्टी दी जाती है। आप अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। रिहान बोला, सॉरी सर, पर मैं यह छुट्टी नहीं लेना चाहता हूं। जनरल सर बोले, क्यों कैप्टन रिहान? रिहान ने कहा, सर, ब्रिगेडियर सर मुझसे यही मिल लेंगे और मां भी। जनरल सर बोले, फिर भी कैप्टन, अब आपको रेस्ट करनी चाहिए। आपके माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। रिहान ने कहा, सॉरी सर, पर मैं ठीक हूं, मुझे रेस्ट नहीं चाहिए। जनरल सर बोले, जैसा तुम कहो कैप्टन, अब आपको जाना चाहिए। रिहान ने कहा, ओके सर। फिर रिहान जनरल सर को सैल्यूट करके जय हिंद सर बोलकर वहां से निकल गया। इस समय रिहान के दिमाग में सिर्फ फैमिली शब्द घूम रहा था, जिससे उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उसे उसके पुराने दिन की तकलीफें याद आ रही थीं। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है, सुनो रिहान। एपिसोड 2, एक नई पहचान। जब रिहान मुड़कर पीछे देखता है तो एक आदमी जिसकी उम्र करीब 45 साल के आस पास होगी दिखाई देता है। रिहान पीछे घूमकर उन्हें सैल्यूट करता है। ब्रिगेडियर सर, कैसे हो रिहान? रिहान, ठीक हूँ सर। ब्रिगेडियर सर, रिहान तुम मुझे यहाँ डेड बोल सकते हो। रिहान, ठीक है डेड। वैसे आपका आना कैसे हुआ? ब्रिगेडियर सर, क्यों मैं अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकता क्या? रिहन, बिल्कुल आ सकते हैं डेट, पर आप अचानक से आए इसलिए। ब्रिगेडियर सर, मैं तुम्हें बताने आया था कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें याद कर रहा है। रिहन, डेट मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ। ब्रिगेडियर सर, ठीक है रिहान। अब रिहान अपना दिमाग शांत करने नदी के पास आ गया और वहां लेट गया। उसे फिर वो सब याद आ रहा था, कैसे अपने सगों ने उसे नफरत दी और एक यह परिवार है जो बिना किसी लालच के मुझे प्यार दे रहे हैं। अब सक्षम राजवंश उनके लिए तो पहले ही मर चुका है। अब जो है वो यह रिहान सिंह है, जिसे कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। यह बोलते समय रिहान की आंखें आग जैसे जल रही थी। कुछ समय ऐसे सोचने के बाद वो वहां से निकल जाता है। अब तक उसका गुस्सा भी शांत हो चुका था। कुछ समय बाद वो एक घर के सामने खड़ा हो जाता है। उसे कुछ पल देखने के बाद वो अंदर चला जाता है, जहां एक लड़का दिखता है जो करीब 21 से 22 साल का नजर आ रहा था। वो लड़का जब रिहान को देखता है तो वो खुशी से चिल्ला उठा है, भाई आप आ गए, कैसे हैं आप? रिहन, शांत हो जा पार्थ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पार्थ, ठीक हूँ भैया। आप 2 मिनट रुको, माँ को बुला कर लाता हूँ। इंद्रोडक्शन सिंह फैमिली। प्रीतम सिंह आर्मी में ब्रिगेडियर। रिहान और पार्थ के डेड। सलोनी सिंह प्रीतम सिंह की वाइफ। रिहान और पार्थ की माँ एक हाउसवाइफ। पार्थ रिहान का छोटा भाई। रिहन सिंह फैमिली का बड़ा बेटा। पर रिहान सिंह कपल का सगा बेटा नहीं है। उन्होंने रिहान को गोद लिया तब जब वो 13 साल का था। पार्थ, माँ भैया आए हैं। सलोनी जी, रुक, मैं आ रही हूँ। सलोनी जी ने जब रिहान को सामान्य देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने रिहान को अपने गले से लगा लिया। रिहन, माँ आपको क्या हुआ? सलोनी जी, तू तो हमसे मिलने ही नहीं आता। तू हमसे बस कुछ समय की दूरी पर रहता है, फिर भी हम मिलने नहीं आता। तुम्हें हम सबकी याद नहीं आती? रिहन, माँ मैं हर हफ्ते तो मिलने आता हूँ। सलोनी जी, जब तुम पास में ही रहते हो तो यहाँ ही रुक जाया कर। रिहन, माँ मैं आता हूँ ना आप सबसे मिलने, मुझे वहाँ काम होता है इसलिए मैं वहाँ रुकता हूँ। सलोनी जी, मुझे कुछ नहीं सुना, अब तुम्हें यही रुकना है। रिहान भी उनकी जिद देखकर कुछ नहीं बोल पाता, बस वो अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है, जिससे सलोनी जी और पार्थ खुश हो जाते हैं। तभी वह प्रीतम जी भी आ जाते हैं। एपिसोड 3, फैमिली। आगे। प्रीतम जी, जरा हमें भी बताओ किस बात पर खुश होया जा रहा है? पार्थ, कुछ नहीं, डेड भैया को माँ ने यहाँ रुकने के लिए मना लिया है, इस वजह से हम सब बहुत ज्यादा खुश है। प्रीतम जी, सच में? यह तो बहुत बढ़िया बात है। पार्थ, हाँ दे। सलोनी जी, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। प्रीतम जी, हाँ भाग्यवान, खुश होने वाली ही बात है। लेकिन खुशी खुशी में आप भूल गई क्या आपका लाडला कब से खड़ा है? उसको बिठाओ और चाय नाश्ता दो। सलोनी जी, मैं तो भूल ही गई थी अपनी जिद में। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। रिहान, हाँ माँ। सलोनी जी के जाते ही प्रीतम जी सोफे पर बैठते हुए रिहान से बोलते हैं, अब तुम्हें अपने मिशन के लिए 1 महीने बाद जाना है, तब तक घर पर आराम करो। रिहन, पर डेड मैं सारा दिन घर पर क्या करूंगा?
प्रीतम जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम अपने भैया माँ और मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। तुम्हारी माँ को भी अच्छा लगेगा। और पता नहीं अगले मिशन कितना समय लगे। Rihan, Tiku de. मैं समझ गया हूँ। प्रीतम जी, अच्छा है। पार्थ जो इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा था वो बोलता है, पार्थ भैया आप अगले मिशन पर खा जा रहे हैं। रिहान, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए पार्थ। तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 15 दिन बाद। पार्थ अपना मुंह फुलाकर, ठीक है भाई मैं समझ गया। यह बोलकर पार्थ अपने रूम में चला गया। यूज डाटा देख रिहान समझ गया कि पार्थ उससे नाराज हो गया है, पर यहाँ वो उसे कुछ नहीं बोलता और सोचता है कि रात को उसे मना लेगा। Rihan, Dade मेरा next mission क्या है? प्रीतम जी, वह तुम्हें बाद में बता दिया जाएगा। इतने में सलोनी जी चाय और बिस्किट लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। सलोनी जी, बेटा तुम्हारा मिशन अभी कंप्लीट हुआ है, अब कुछ टाइम के लिए तुम रेस्ट पर होना। रिहन, हाँ माँ, अब मैं 1 महीने के लिए आप सबके साथ ही हूँ। सलोनी जी, सच में बेटा। Rihan, हाँ माँ। सलोनी जी रिहान का सिर अपनी गोद में रखकर उसके बालों में हाथ फेरने लग जाती है, जिससे रिहान को अच्छा फील होता है और उसे नींद आने लग जाती है। थोड़े टाइम बाद उसे नींद आ जाती है। वो वही सोफे पर सो जाता है। उसे सोता देखकर सलोनी जी प्रीतम जी से बोलती है, हमने पिछले जन्म में कितने अच्छे पुण्य किए होंगे जिसके बाद हमें रिहान मिला। Pritam ji, हाँ भाग्यवान। सलोनी जी, पर यह हमें इसके पास के बारे में कुछ नहीं बताता है और उस टैटू के बारे में भी। प्रीतम जी, शायद इसकी पास बहुत डराने वाला है, इसलिए वो हमें नहीं बताता, और टैटू इसका तो मुझे भी नहीं पता। जब वो हमें मिला था तब उसने यही बताया था कि वो अनाथ है, जबकि यह सच नहीं है। सलोनी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बेटा मेरे पास है। मेरे दोनों बेटे मेरे हैं। Pritam ji, हाँ भाग्यवान। इस बारे करते करते डिनर का टाइम हो जाता है। जान रिहान की आंख खुलती है। वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे इतने टाइम तक नींद नहीं आती थी अपने डरावने सपनों की वजह से, पर आज उसे कुछ नहीं आए थे। तब उसे याद आया कि वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोया था। जब भी वो अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोता है, उसे डरावने सपने नहीं आते द। सलोनी जी, बेटा डिनर कर लो। रिहान, आता हूँ माँ। कुछ समय बाद अभी एक साथ डिनर करते हैं। सभी आपसे मैं बातें करते हैं, लेकिन पार्थ कुछ भी नहीं बोलता। रिहान समझ जाता है कि पार्थ अभी भी उससे नाराज है। पार्थ अपना खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। सलोनी जी, आज पार्थ को क्या हो गया? रिहान, कुछ नहीं माँ, वो मुझसे नाराज है, मैं अभी मनाता हूँ उसे। सलोनी जी, हंसते हुए, इसके बहाने हैं तुझे गिफ्ट लेने के। रिहान, कोई बात नहीं माँ, वैसे भी दिन में मैंने इसे डांट दिया था। रिहान भी पार्थ के रूम में चला जाता है। रिहान, कोई मुझे से नाराज है? पार्थ, हाँ मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने डेट के सामने मुझे डांटा। रिहन, मैं तो किसी के लिए गिफ्ट लाया था, पर कोई मुझे नाराज है, अब यह गिफ्ट किसी और को देना पड़ेगा। गिफ्ट का नाम सुनते ही पार्थ हड़बड़ाते हुए बोला, कौन कौन नाराज है? मैं तो नहीं हूँ। और अपनी कहा शक्ल मासूम सी बना लेता है। Episode 4, Assistant. रिहान पार्थ को हड़बड़ाते देख हंसने लगता है। पार्थ भाई, आप मुझ पर हंस रहे हैं। उसका चेहरा गुब्बारे के जैसे फुल गया। रिहन, अरे नहीं, मैं नहीं हंस रहा हूँ, अपनी हंसी जबरदस्ती रोकते हुए। Parth, मेरा गिफ्ट दो भाई। रिहान, दे रहा हूँ, रुक तो सही। रिहान एक बॉक्स उसके हाथ में दे देता है। पार्थ जल्दी जल्दी उस बॉक्स को ओपन करता है। उसमें से एक वॉच निकलती है जो काफी महंगी थी। वो रोलेक्स ब्रांड की एक वॉच थी जो आसानी से किसी को मिलती नहीं थी, पर रिहान को कैसे मिली आगे जानेंगे। रिहन, गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या पार्थ? पार्थ, नहीं भाई, वॉच बहुत लाजवाब है, पर यह तो बहुत प्रेशियस है ना। रिहन, हाँ यह प्रेशियस है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। पार्थ, थैंक्स यू सो मच भाई। I love you bye. Rihan, love you too Parth. पार्थ रिहान के गले लग जाता है। रिहन, चल अब तुम सो जाओ, अपने रूम में जाता हूँ। गुड नाइट पार्थ। पार्थ, गुड नाइट भाई। रिहान वहां से निकलकर अपने रूम कहीं आ जाता है। रिहान अपने रूम में आकर सोफे पर बैठ जाता है और किसी को कॉल करता है। कॉल की दूसरी तरफ से किसी लड़के की आवाज आती है। Yes boss. रिहन, कंपनी में कैसा चल रहा है? वरुण। रिहान, पार्थ इंटरप्राइज कंपनी का डायरेक्टर है, जिसे रिहान ने 4 साल पहले शुरुआत की थी। आज यह कंपनी इंडिया की टॉप 10 कंपनी में शुमार है और वरुण रिहान का असाइजेंट है। दुनिया को नजर में वरुण कंपनी का सीईओ है। कंपनी का सारा काम वरुण ही करता है, बस कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग रिहान अटेंड करता है, लेकिन उसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा है। रिहान की सच्चाई बस उसके प्रेजेंट फैमिली और उसके बेस्ट फ्रेंड को पता है। बेस्ट फ्रेंड के बारे में आगे जानेंगे। वरुण, हाँ सर, कंपनी में सब ठीक है। सर, पार्थ सर को वो वॉच पसंद आई को मैंने भेजी थी। Rihan, हाँ Varun. कल मैं कंपनी आऊंगा। वरुण यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वरुण, क्या कहा सर? Rihan, तुम्हें सुनाई NHI देता क्या? गुस्से में। Varun, sorry boss. रिहान, हाँ ठीक है। रिहान यह बोलकर कॉल कट कर देता है। रिहान बेड पर लेट जाता है। कुछ टाइम बाद उसे नींद आ जाती है। रात के करीब 3 बजे रिहान पसीने से भीगा हुआ है।
उसे कोई डरावना सपना आ रहा था। एक छोटे बच्चे को डेविल का बच्चा कह के चिढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे उसे बुली के आ रहे हैं। वो बच्चा रोया जा रहा था। एक बच्चा उसे पीट रहा था। इतने में रिहान नींद से जाग जाता है। रिहान टाइम देखता है तो सुबह के 3 बज रहे थे। वो उठकर रनिंग करने चला गया, फिर एक्सरसाइज और बॉक्सिंग की। अब तक 7 बज चुके थे। रिहान अपने कमरे में आकर शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में रिहान अपनी टी शर्ट खोलता है। वो अपने आप को शीशे में देखने लगता है। वह अपने कंधे को देखता है, जहां एक टैटू जैसा बर्थ मार्क जो दिखने में किसी डेविल जैसा लग रहा था, बहुत ज्यादा डरावना, जिसके पंख निकले हुए हैं। डेविल मार्क को देख के रिहान की आंखें आग जैसे जलने लगी है। रिहान अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए शावर लेने लगता है। थोड़ी देर उसका गुस्सा शांत हो जाता है। रिहान टॉवेल बांध कर बाहर आता है। उसके बालों से पानी टपक रहा था जो उसके 6 एब से होता हुआ नीचे जा रहा था। इस टाइम कोई लड़की उसे देखती तो बस देखती रह जाती। वो इस टाइम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। रिहान क्लोजेट में जाकर एक ब्लैक कलर का सूट पीएचएन लेता है। इस पल रिहान ऐसा लग रहा था जैसे उससे हैंडसम कोई हाई ना हो, बिल्कुल ग्रीक गॉड के जैसे। रिहान हाल में 8 है तो सलोनी जी बोलती है, रिहान तुम कहाँ जा रहे हो? रिहान, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सलोनी जी तुम कुछ दिन की तो छुट्टी मिली है, उसमें भी यह ऑफिस। इतना बोलकर वो अपना मुंह फुलाकर गुस्सा दिखाने लगती है। रिहान सलोनी जी को गले लगाते हुए बोला, माँ ऑफिस में थोड़ा काम है, बस वो करके आ जाओ। सलोनी जी तेरा हमेशा का ही ऐसा ही है, मुझे NHI खुनी तुमसे बात। रिहान माम ए काम करके जल्दी आ जाऊंगा, प्लीज जाने दीजिए ना प्लीज। सलोनी जी प्यारा से बोलती है, ठीक है पर जल्दी आना। रिहान लव यू मॉम। सलोनी जी रिहान का माथा चूमते हुए कहती है, लव यू टू बेटा। सलोनी जी चल अब ब्रेकफास्ट तो क्या ले। रिहान हाँ माम। वहां प्रीतम जी और पार्थ भी बैठे हुए थे। रिहान को देखकर प्रीतम जी बोलते हैं, रिहान कंपनी में सब ठीक तो है ना? रिहान वरुण से बात हुई थी, सब ठीक है, बस कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करना है और ऑफिस भी देख आता हूँ। प्रीतम जी ठीक है। रिहान ने ब्रेकफास्ट क्या लिया था वो उठ जाता है, बोलता है ठीक है मॉम डैड अब मैं चलता हूँ। पार्थ रुको भैया मुझे कॉलेज छोड़ते चलना। रिहान जल्दी बाहर आ जाम, कार निकाल रहा हूँ। पार्थ जल्दी जल्दी खाने लगता है। सलोनी जी उसे देखकर बोलती है, थोड़ा धीरे खा। पार्थ हूँ मुंह में खाना भरा हुआ था। सलोनी जी हाथ से अपने सिर पर मारते हुए बोली, यह कभी नहीं सुधरेगा, और हंसने लगती है। पार्थ भी भागता हुआ रिहान के पास पहुंच जाता है। पार्थ चले भैया। रिहान हाँ बैठो कार में। रिहान और पार्थ कार में बैठकर निकल जाते हैं। कार में पार्थ भाई एक बात बोलूं? रिहान हाँ बोलो। पार्थ आप बुरा तो नहीं मानोगे? रिहान को पता था कि पार्थ कुछ उटपटांग ही बोलेगा, लेकिन वो उसे मना करता, फिर भी पार्थ तो बोलता क्योंकि पार्थ तो पार्थ ही है। रिहान बोल, पार्थ भाई मेरी क्लास में लड़कियों को मैंने आपकी फोटो दिखाई तो वो सभी आपके नंबर मांगने लगी, क्या मैं उन्हें आपके नंबर दे दूं? पार्थ उसे गुस्से से घूरने लगा है तो पार्थ अपने दांत दिखा देता है। यह कभी नहीं सुधरने वाला। दूसरी तरफ वरुण की यह सोचकर सिर में दर्द हो रहा था कि आज बॉस इस पर गुस्सा ना निकाल दे। रिहान ऑफिस बहुत ज्यादा कोल्ड नेचर रखता था जब भी वो वहां जाता था। एपिसोड 5। पार्थ रिहान को लड़कियों के बारे में बोलकर चिढ़ा ही रहा होता है। इतने में पार्थ का कॉलेज आ जाता है। रिहान कार का ब्रेक लगता है और पार्थ से बोलता है, पार्थ तुम्हारा कॉलेज आ चुका है। पार्थ ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके BYY। रिहान अपना ध्यान रखना। टेक केयर। पार्थ हाँ भाई। पार्थ कॉलेज चला जाता है और रिहान कार लेके निकल जाता है। कुछ देर में रिहान एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के सामने खड़ा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में पार्थ इंटरप्राइज लिखा हुआ था। पार्थ कार पार्किंग में लगाता है और उतरने से पहले अपने चेहरे पर मास्क और आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगा लेता है। अभी उसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक था जो पार्थ के पास होते हुए नहीं था, जो उसकी एक कोल्ड पर्सनैलिटी को बता रहा है। अंदर वरुण बहुत हड़बड़ी में काम करता। ऐसा नहीं था कि वरुण अपना काम नहीं करता था, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और एक जीनियस था, इसी कारण यह कंपनी इंडिया की टॉप 10 में शुमार थी। वरुण को बस रिहान की कोल्ड पर्सनैलिटी से डर लगता था कि कहीं उसे गुस्सा ना हो जाए, बस इसी वजह से वह जल्दी जल्दी में डॉक्यूमेंट्स रख रहा था। रिहान जब ऑफिस में आता है तो एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती है। अभी लड़कियां तो अपनी आंखों में चमक लेकर रिहान को देखने लग जाती है। भले ही लड़कियों ने रिहान का चेहरा नहीं देखा हो पर उसकी पर्सनैलिटी पर वो सभी फिदा थी। पर रिहान किसी पर ध्यान नहीं देता है। सभी एम्प्लॉयज रिहान को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। रिहान बस अपना चेहरा हाँ में हिला देता है। रिहान अपनी पर्सनल लिफ्ट से अपने ऑफिस में चला जाता है। इधर लड़कियां पागल होने आई थी। एक लड़की बोलती है, ओ माय गॉड आज तो रिहान सर ऑफिस आए हैं। मुझे तो बिना उनका चेहरे देखे ही उनसे प्यार हो गया। दूसरी लड़की बोलती है, सपने देखना बंद करो रिहान सर, हम सब ध्यान भी देते हैं। वो लड़की बोलती है, बस एक बार सर का चेहरा देखने को मिल जाता, आखिर वो कितने हैंडसम है यह भी पता चल जाता। ऐसे ही लड़कियां आपस में कुछ पल के लिए कुशर पुशर करती है, फिर अपना काम करे लग जाती है। इधर रिहान अपने ऑफिस रूम में आता है जो बहुत लग्जरियस है और दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है।
वरुण रिहान को बोलता है, गुड मॉर्निंग बॉस। Rihan, good morning Varun. मुझे कंपनी की फिलहाल हुए अभी डील की फाइल्स दे दो, मैं उन्हें चेक करके सिग्नेचर कर देता हूँ। वरुण कैबिन में से फाइल्स निकाल कर रिहान को देता है। रिहान, वरुण मेरे लिए एक कप कॉफी ले आना। Varun, okay boss. रिहान फाइल पढ़ने लगाता है, तभी उसके हाथ में एक फाइल आती है जिस पर लिखा था राजवंश कॉर्पोरेशन। रिहान की नजर उस पर ठहर जाती है। वह उसे ओपन करके पढ़ने लगता है। थोड़ी देर वरुण काफी लेकर आ जाता है। वरुण, सिर आपकी कॉफी। रिहान, टेबल पर रख दो। रिहान कप उठाकर चुस्की लेने लगता है। रिहान, यह राजवंश कंपनी का क्या मैटर है? वरुण, जरा बताना। वरुण, सर राजवंश कॉर्पोरेशन हमारे साथ एक डील करना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ के आसपास होगी। रिहान, मीटिंग कब है इसकी? Varun, अगले month boss. रीहन ठीक है। अब आएगा राजवंश कॉर्पोरेशन से डील करने में मजा। रिहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वरुण, आपने कुछ बोला बॉस? रिहान, नहीं। रिहान बाकी डॉक्यूमेंट्स को भी पढ़कर उन पर साइन कर देता है। रिहान यहां से जाते हुए बोला, आगे का काम तुम संभाल लेना, कोई प्रॉब्लम हो तुम कॉल कर सकते हो। Varun, okay boss. रिहान ऑफिस बाहर निकल जाता है और पार्थ को कॉल मिला देता है। रिहान, पार्थ तुम कहाँ हो? पार्थ, भाई मैं कॉलेज में हूँ। रिहान, घर कब तक आओगे? पार्थ, 2 घंटे लग जाएंगे भाई। रिहान, ठीक है, जल्दी आ जा, फिर हम सब घूमने चलेंगे। रिहान सोच रहा था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किए बहुत टाइम हो गया, क्यों न घूमने चले जाए जिससे पार्थ भी खुश हो जाए। पार्थ, सच में भाई? रिहान, हाँ। पार्थ, मैं जल्दी आता हूँ भाई। रिहान, ओक। रिहान वहां से कार लेकर निकल जाता है। कुछ टाइम बाद वह घर पहुंच जाता है जहां उसे सलोनी जी देखती है तो वह उनसे बोलता है, माँ मैं आ गया। सलोनी जी, चल इधर आ, मेरी गोद में सिर रख ले। रिहान बिना कुछ बोले सोफे पर आकर अपना सिर सलोनी जी की गोद में रख लेता है क्योंकि उसे वहां सुकून मिलता है। फिर रिहान बोलता है, माँ हम सभी पार्थ के आते ही बाहर घूमने चलेंगे। सलोनी जी, क्या सच में? रिहान, Rihan, हाँ माँ। सलोनी जी यह जानकर खुश हो जाती है। ऐसे ही 1 घंटा निकल जाता है, फिर आधा घंटा भी निकल जाता है। रिहान सलोनी जी से बोलता है, माँ आप तैयार हो जाओ, पार्थ कुछ समय बाद आने वाला है। सलोनी जी, हाँ मैं जाती हूँ। रिहान, डेट कहाँ है माँ? सलोनी जी, तेरे डेट ऑफिस गए हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है। रिहान, ठीक है माँ आप तैयार हो जाओ। सलोनी जी, हूँ। 10 मिनट ऐसे ही रहने के बाद रिहान का मोबाइल रिंग करने लग जाता है। रिहान जब मोबाइल देखता है तो वह सोचने लगता है, अब इसे किसी ने बता तो नहीं दिया होगा ना? नहीं, प्लान तो अभी बना है, कौन बताएगा? ऐसा सोचकर रिहान कॉल पिक कर लेता है। उधर से एक लड़के की गुस्से से भरी आवाज आती है, साले तू अपने आप को क्या समझता है? कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए घूमने जाने की? जब मैं बोलता हूँ कि घूमने चले तो मुझे तो मना कर देता है। रिहान उसकी तेज आवाज सुनकर मोबाइल साइड में कर लेता है। रिहान, अरे रुक जा, वो क्या है ना, प्लान अचानक से बना था इसलिए तुझे नहीं बताया। Episode 6. कॉल की दूसरी तरफ रिहान का बेस्ट फ्रेंड निहाल अग्रोवन था। दोनों की दोस्ती को 12 साल हो चुके हैं। रिहान जल्दी से अपना दोस्त किसी को नहीं बनता है। रिहान के डैड और निहाल के डेड बचपन के दोस्त थे, इसलिए निहाल उनके घर आता रहता था। रिहान और निहाल दिल्ली से है। निहाल, रिहान और प्रीतम जी तीनों की आर्मी में पोस्टिंग कश्मीर में हो गई, इसलिए वो सभी यहाँ आ गए। रिहान की कंपनी की मैन ब्रांच भी दिल्ली में, पर रिहान कंपनी को कश्मीर से हैंडल करता है, इसलिए वरुण को भी उसने यहाँ बुला लिया। निहाल 27 साल का है, हैंडसम हंक है, बस रिहान से कम है। निहाल भी रिहान के साथ आर्मी में सिलेक्ट हो गया और दोनों अभी सैम पोस्ट पर है। अब आते वापस कहानी पर। रिहान के अचानक प्लान बनाने के बारे में बताते ही निहाल थोड़ा शांत हुआ, पर वह भी गुस्सा था। रिहान, सॉरी यार अब जा। निहाल, वो तो तू ना कहता फिर भी आता कमीने। रिहान, चल आजा जल्दी। यह बोलकर रिहान कॉल कट कर देता है और सोचने लगता कि निहाल को कैसे पता लगा, शायद पार्थ ने बता दिया होगा। अब तक पार्थ भी आ गया था। पार्थ भाई मैं आ गया। रिहान, अपने कपड़े चेंज कर ले जा, मैं भी करके आता हूँ। Parth, हाँ भाई। 15 मिनट अभी तैयारी होके हॉल में आ चुके थे, इतने में निहाल भी आ गया। पार्थ, निहाल भाई आप कैसे? निहाल, घूमने चलने के लिए। पार्थ, आपको किसने बताया? निहाल अपने मन में, वहाँ क्या एक्टिंग है। रिहान भी देख रहा था लेकिन वो इन्हें इग्नोर कर देता क्योंकि दोनों को समझना टेढ़ी खीर करने के समान था। निहाल, मुझे सुबह सपना आया था कि आज रिहान तुम सबको घूमने ले जाने वाला है, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। यह सब वो सीरियस होने एक्टिंग करते हुए बोलता है, पर उससे हो नहीं रही थी। पार्थ अब जोर जोर से हंसने लगता है। क्या भाई आप मुझे पोपट बना रहे हैं? मैंने ही तो यह बात आपको बताई थी दिन आगे से कॉल करके। पार्थ को अचानक याद आता है कि वो क्या बोल गया, अपनी जीभ दांतों तले दबा लेता है और रिहान की तरफ देखता है, लेकिन रिहान तो उन्हें इग्नोर कर रहा था। इधर निहाल भी इस बात को छोड़कर सलोनी जो के पैर छूता है और आशीर्वाद लेता है। सलोनी जी, खुश रहो बेटा, घर पर सब कैसे है? निहाल, सब बढ़िया है आंटी जी। रिहान, अब निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। सभी कार में बैठकर निकल जाते हैं
घूमने। पार्थ और निहाल कार में रिहान से बस एक ही क्वेश्चन कर रहे थे, हम कहाँ जा रहे हैं? घूमने। रिहान बस एक ही जवाब देता, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सलोनी जी को भी जानना था कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं पूछती क्योंकि उन्हें पता था कि रिहान उन सभी को अच्छी जगह घूमने ले जाना चाहता है। कुछ समय बाद उनकी कार एम्यूजमेंट पार्क के सामने आकर रुकती है। पार्थ और निहाल यह देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। पार्थ, वाओ भाई, मेरा बहुत दिनों से यहाँ आने का मन था। रिहान, चलो अंदर चलते हैं। अभी एक साथ बोलते हैं हाँ। वो सभी अंदर चले जाते हैं। रिहान सभी के लिए टिकट्स लेता है। पार्थ और सलोनी जी तो मस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन रिहान और निहाल की नजर 4 गुंडों पर नजर जाती है जो एक कपल को परेशान कर रहे थे। वह दोनों वहां जाते हैं और उन गुंडों से पूछते हैं, तुम इन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? एक गुंडा बोलता है, तुम अपने अपने काम से काम रख, साले को यही गाड़ दूंगा, वो भी जिंदा। यह सुनकर रिहान के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और निहाल यह सोचकर लौटपौट होया जा रहा था कि यह एक सोल्डर को फाइट में हराने की बात कर रहे हैं और जिंदा करने की बात कर रहे हैं। निहाल जोर जोर से हंसने लगता है। दूसरा गुंडा निहाल को हंसता देख बोलत है, तू बतिशी ज्यादा चमका रहा है, पहले तुझे मरूंगा उसके बाद उसे। यह बोलकर वो रोड लेके निहाल को मारने ही वाला था कि रिहान ने उसके सिर पर एक पंच मार दिया जिससे वो गुंडा वही बेहोश हो जाता है। निहाल जोर से हंसते हुए बोलता है, क्यों निकल गई क्या हवा? उल्लू गुब्बारे की हवा निकल गई, ले मेला बच्चा, तुम्हें दूसरा गुब्बारा दिला देंगे। निहाल यह सब बच्चे की आवाज में बोल रहा था। यह सब सुनकर बाकी तीनों गुंडे गुस्से में भर जाते हैं और एक साथ रिहान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रिहान उन सभी को 2 मिनट में मार मार बेहोश कर देता है। लड़कियां तो रिहान की पहले हो दीवानी थी, लेकिन अब कुछ और ऐड हो गई, लेकिन हमारे रिहान बाबू किसी को भाव ही नहीं देते हैं। अब तक वह भीड़ हो चुकी थी जिसमें किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस भी वहां आ जाती है। एक पुलिस वाला रिहान से बोलता है, हे मिस्टर, तुम पब्लिक पैलेस में गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो? रिहान से पहले निहाल बोलता है, हे मिस्टर पुलिस, पहले यह पता कीजिए कि यहाँ गुंडागर्दी कौन कर रहा था, फिर हमें बोलना। पुलिस वाले सबसे पूछते हैं तो सभी जो हुआ वो बीटा देते हैं। पुलिस वाला बोलता है, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई थी। रिहान, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। पुलिस, सर आप अपना कार्ड दे दीजिए। रिहान उसे अपना कार्ड देता है। जब पुलिस वाला कार्ड को पढ़ता है तो वो चौंक जाता है। असमी लिखा था कैप्टन रिहान। पुलिस वाला रिहान को सैल्यूट करता है और फिर से सॉरी बोलता है। पुलिस उन गुंडों को हॉस्पिटल ले जाती है। अब रिहान मारा इतना नहीं था, वो एक एक पंच में बेहोश हो गए। क्या गुंडे बनेंगे रिया। फिर रिहान और निहाल ने भी एम्यूजमेंट पार्क में मजे किए और वापस घर आ गए। दिन इसे बीतते गया और कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। कल रिहान को अपने मिशन के बारे में बताया जाएगा। Episode 7. सुबह सुबह रिहान अपने मॉम डैड के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आर्मी कैंप के लिए निकल जाता है। प्रीतम जी भी उसी के साथ होते हैं। प्रीतम जी, रिहान, आज तुम्हें अपने मिशन के बारे में पता चल जाएगा। यह बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, सावधानी से काम लेना। Rihan, Hade. पहले मुझे मिशन के बारे में तो बताइए। प्रीतम जी, वह तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। रिहान अब कुछ नहीं बोलता है। कुछ देर में उनकी कार आर्मी कैंप पर पहुंच जाती है। रियान और प्रीतम जी दोनों अंदर चले जाते हैं। वे दोनों मीटिंग रूम में चले जाते जहां पहले ही बाकी सीनियर्स ऑफिसर्स बैठे थे। रियान उन सबको सैल्यूट करता है। Jai Hind officers. वे सभी भी जवाब देते हैं, जय हिंद कैप्टन। Please sit here. रियान और प्रीतम जी वहां से कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। मीटिंग स्टार्ट होती है जिसमें मिशन के बाद शुरू होती है। एक ऑफिसर बोलता है, हमें यह अटैक किसी भी रोकना होगा। बहुत सारे आम आदमी की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हमने अपने काबिल ऑफिसर्स को यहां बुलाया है। इस मिशन को लीड कैप्टन रिहान सिंह करेंगे। रिहान इस बात पर ज्यादा नहीं चौंकता था क्योंकि उसे पता था कि इस मिशन को लीड वही करने वाला है। दूसरा ऑफिसर बोलता है, हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जयपुर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। जयपुर का नाम सुनते ही रियान कसकर अपने आंखें बंद कर लेता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर में वह शांत हो जाता है और आगे बात सुना जारी रखता है। ऑफिसर बोलता है, कई दिनों से जयपुर के बड़े परिवारों को धमकी मिल रही है। हमें किसी भी करके यह बम ब्लास्ट को रोकना होगा, नहीं तो हजारों जान जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत दिनों से जयपुर के राजवंश परिवार को धमकियां मिल रही है और यह काम उन्हें टेररिस्टों का है। राजवंश परिवार ने गवर्नमेंट से हेल्प मांगी सिक्योरिटी के लिए। राजवंश नाम सुनकर रिहान की आंखें आज जैसे जलने लगती है। वह अपनी आंख बंद करके शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रिहान कुछ नहीं बोलता, वह बस उनकी बातें सुनता है। दूसरा ऑफिसर बोलता है, हमने यह डिसाइड किया है कि रिहान को राजवंश परिवार की सिक्योरिटी के लिए उनके बीच में रहना होगा और वहीं से इस केस को हैंडल करना होगा। उनकी सहायता के लिए उनके साथ कैप्टन निहाल भी जाएंगे। मैंने कैप्टन निहाल से बात कर लिए, वो इस मिशन के लिए राजी है। यह बात सुनकर रिहान का दिमाग गुस्से से फटने लगा। जिस परिवार को 12 साल पहले वह छोड़कर आया था, इस परिवार की उसे रक्षा करनी है, लेकिन फौजी का एक धर्म होता है प्रत्येक देशवासी करना। रियान बोलता है,
ऑफिसर्स में यह काम उनके आसपास रहकर भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे राजवंश परिवार के साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑफिसर बोल नहीं कैप्टन, हमने डिसाइड कर लिया है, तुम्हें उनके साथ ही रहना होगा जिससे तुम उनकी रक्षा करने में आसानी हो सके। रिहान अब कुछ नहीं बोलता है। ऑफिसर्स रिहान को प्लान समझाते हैं। वह उसे बताते हैं कि आपके लिए टाइम 3 महीने है। टाइम में आपको सभी टेररिस्टों को पकड़ना है। रिहान की बातें सुनकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। कुछ देर मीटिंग ऐसे ही चलती है, फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। रिहान उन सबको सैल्यूट करके वहां से निकल जाता है। वह वहां से एक एकांत जगह चला जाता है जो पहाड़ी पर होती है। वहां एक झरना है। वहां की सुंदरता किसी को भी मोहित कर दे। रिहान वहां जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है और सोचते सोचते हो अपनी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक 26 साल पहले। राजवंश परिवार इंट्रो। विराट राजवंश हेड ऑफ राजवंश फैमिली एज 76 साल। मीना राजवंश विराट राजवंश की वाइफ एज 74 साल। सत्य राजवंश विराट राजवंश का बड़ा बेटा एज 52 साल। सुनैना राजवंश सत्य राजवंश की वाइफ एज 50 साल। दीपक राजवंश विराट राजवंश का छोटा बेटा एज 49 साल। साधना राजवंश दीपक जी की वाइफ एज 46 साल। आदि राजवंश विराट राजवंश का बड़ा बेटा एज 30 साल। रूप राजवंश आदि राजवंश की वाइफ एज 28 साल। अवनी राजवंश विराट राजवंश की बेटी आगे 27 साल। अमन राजवंश _ दीपक राजवंश का बड़ा बेटा एज 27 साल। राधा राजवंश दीपक जी की बेटी एज 23 साल। राजवंश परिवार का राज पुरोहित जिसने एक भविष्यवाणी की इस परिवार में एक डेविल का अंश जन्म लेगा, लेकिन उसकी पूरी तरह डेविल बनना या ना बनना आपके हाथ में होगा। पूरा राजवंश परिवार यह बात सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सत्य राजवंश अपने डेड विराट राजवंश से बोलते हैं, डेड अब हमें क्या करना चाहिए? विराट राजवंश _ तुम्हें यह बच्चा अबॉर्शन करवा देना चाहिए। सत्य राजवंश ठीक है डेड। यह बात सुनकर सुनैना जी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वह अपने कमरे में चली जाती है। सत्य जी भी उनके पीछे चले जाते हैं कि वो उन्हें समझा सके। सत्य की कमरे में आकर सुनैना से बोलते हैं, तुम कैसे पागलों जैसी हरकत कर रही हो सुनैना? सुनैना जी बोलती है, मुझे बच्चा नहीं गिराना। सत्य जी, ऐसी हम और बच्चे पैदा कर सकते हैं। आपने सुना नहीं पुरोहित जी ने क्या कहा है? उनका कहा अब तक कभी झूठ नहीं हुआ और आगे भी नहीं हो सकता है। सुनैना जी, नहीं, हमें नहीं। सत्य जी ने उनकी बात काटते हुए बोला, अब यह हमारा अंतिम फैसला है। हम कल हॉस्पिटल में चलेंगे। एपिसोड 8 फ्लैशबैक कंटिन्यू। ऐसे ही रात निकल जाती है। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे ह्यूदर। विराट जी सत्य जी से बोले, तुमने क्या फैसला लिया है? सत्य जी, हम इस बच्चे को गिरा देंगे डेड। आज हम हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर की राय लेंगे। विराट जी, ठीक है। सभी का खाना खत्म हो जाता है। सत्य जी और सुनैना जी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट पहले ही ले रखा था। डॉक्टर सुनैना जी की जांच करता है और उनकी रिपोर्ट देखता है। डॉक्टर सत्य जी से बोलती है, मिस्टर राजवंश, आपकी पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। अबॉर्शन करवाना आपकी पत्नी के लिए खतरनाक हो सकता है। इसमें आपकी पत्नी की जान भी जा सकती है। सत्य जी, और कोई रास्ता नहीं है क्या डॉक्टर? डॉक्टर, माफ करना मिस्टर राजवंश, पर अब हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। सत्य जी, ठीक है। सत्य दी काफी परेशान हो चुके थे। सुनैना जी तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, वह बस चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। जब डॉक्टर ने एबॉर्शन के लिए मना किया तो उन्हें खुशी हुई, पर उन्होंने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। सत्य जी और सुनैना जी अस्पताल से वापस घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में सत्य की उसने नाजी घर पहुंच जाते हैं। सत्य की हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा वह विराट जी को बता देते हैं। विराट जी बोलते हैं, ठीक है, इस बच्चे की डिलीवरी हो जाने दो, फिर तुम बच्चे को जो भी करो कर सकते हो। सत्य जी, ठीक है डेड। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और जल्द ही डिलीवरी की डेट आ जाती है। राजवंश परिवार में खुशी के माहौल की बजाय तनाव का माहौल था, जैसे किसी की मौत हो गई हो। कुछ देर में एक नर्स आती है, बोलती है, बधाई हो सर, बेटे का जन्म हुआ है। और नर्स सत्य जी को उनका बेटा गोद में देने लगती है, तो सत्य जी मना करते हुए बोलते हैं, आप इसे पलने में रख दीजिए। सत्य जी सभी से बोलते हैं, हम इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ आएंगे। तभी अचानक मीना जी बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या सत्य? हमने तुम्हें ऐसी परवरिश दी थी क्या? वो राजवंश परिवार का खून है, भले ही वो डेविल का अंश हो क्यों ना हो। अगर तुम्हें उस बच्चे को NHI पालना तो मत पाल। उसे एक दाई भी पाल सकती है। सत्य जी अपनी माँ की इतनी कठोर आवाज सुनकर सिर्फ इतना बोल पाते हैं, जैसा आप कहे माँ। सभी घर के लिए निकल जाते हैं। सुनैना जी भी कार में ही बैठी हुई थी, लेकिन उनके हाथ में भी बच्चा नहीं था। सत्य जी ने सुनैना जी को बच्चे को लेने से मना कर दिया था, इसलिए बच्चे को मीना जी ने अपनी गोद में लिया था। कुछ देर में मीना जी विराट जी को भी अपना फैसला सुना देती है। फिर विराट जी भी कुछ नहीं बोलते हैं। उसे बच्चों की देखभाल के लिए एक भाई जिनके नाम सुमित्रा होता है, उन्हें रख लिया जाता है। सुमित्रा जी ने ही उसे बच्चे का नामकरण किया और उसका नाम रखा सक्षम राजवंश। सुमित्रा जी सक्षम को बहुत प्यार से पाल रही थी, जिसे देखकर सुनैना जी को दुख भी होता था और खुशी भी।
दुख इस बात का कि वो उसकी परवरिश नहीं कर रही है, और खुशी इस बात की सक्षम उनकी नजरों के सामने है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, और सक्षम 4 साल का हो गया है, और घर में बाकी बच्चे भी है, जो आदि 9 साल है, जो सबसे बड़ा है। अवनी 6 साल की और अमन भी 6 साल का हो गया था। अब तक राधा भी 2 साल हो चुकी थी। राधा से सभी लोग बहुत प्यार करते थे। सक्षम 4 साल का हो चुका था, लेकिन वह अकेला ही रहता था, उसके साथ कोई नहीं खेलता था। उसे उसके भाई बहन ही उसे डेविल कहकर चिढ़ते थे, लेकिन सक्षम उन्हें कुछ भी नहीं बोलता है। सक्षम सिर्फ सुमित्रा जी से ही बात किया करता था और उन्हें दाई मां पुकारता था। इन 4 सालों में ना कभी सत्य जी ने उसे गोद में उठाया, ना कभी सुनैना जी को उसके आसपास जाने दिया करता था। सत्य जी सुनैना को डिवोर्स का बोलकर उसके पास जाने नहीं देते थे। सभी बच्चे स्कूल जाने लगे थे। सक्षम का एडमिशन भी उसी स्कूल में कर दिया गया था जिसमें बाकी बच्चों का एडमिशन था। आज सक्षम का स्कूल में फर्स्ट डे था। सक्षम बहुत ज्यादा खुश था कि अब वो भी दोस्त बनाएगा। सक्षम अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है। तभी 2 बच्चे आते हैं और सक्षम को परेशान करने लग जाते हैं। वे दोनों बच्चे सक्षम को डेविल का बच्चा बोलकर चढ़ाने लगते हैं और उसे बुली करते हैं। वे दोनों बच्चे सक्षम को परेशान करके आदित्य और अमन के पास चले जाते हैं और वहां जाकर अमन और आदित्य के साथ हंसने लगते हैं। सक्षम को पता चल चुका था कि यह सब अमन और आदित्य का ही किया हुआ है। क्लास में सभी बच्चे उसे घूरने लगते हैं। सक्षम को अमन और आदित्य से नफरत हो चुकी थी। घर पर और अब स्कूल में भी परेशान करने लगे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और स्कूल में भी सभी बच्चे सक्षम को डेविल कहकर चिढ़ाने लगे थे। इसी तरह अमन, आदि और अवनी भी उसे चढ़ाते थे। अब सक्षम उन सभी से नफरत करने लगा था। राखी पर अवनी, आदि और अमन को राखी बांधती है, लेकिन सक्षम को बांधने के लिए मना कर देती है। और राधा अभी तक 2 साल की बच्ची थी। Episode 9. ऐसे ही दिवाली पर सक्षम कुछ भी सेलिब्रेट नहीं करता है, बस चुपचाप बैठा रहता है। बाकी बच्चे दिवाली पर नए कपड़े पहनते और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सक्षम अपने कमरे में ही रहता है। सक्षम जब बाहर शोर सुनता है तो उसका मन बाहर जाकर देखने का होता है, तो वह अपने रूम से बाहर निकल जाता है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। जब आदि सक्षम को देखता है तो वो चिल्लाता है, हे शैतान, कहाँ चले आ रहा है? अपने रूम में बंद हो जा। सत्य जी सक्षम को नीचे देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है कि जब हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो तो अपने कमरे से बाहर मत निकला कर। शुभ चीज में अपसुगन करेगा। यह बोलकर सत्य जी सक्षम जी थप्पड़ मार देते हैं और धक्का देते हुए उसके कमरे में ले जाता है और उसे बेल्ट से पीटता है। मीना जी यह देखकर जल्दी से सक्षम के कमरे में जाती है और सत्य जी को रोकती है। इधर सुनैना जी की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। इसे ही 4 साल और बीते। अब सक्षम 8 साल का हो गया था। जाते सभी की नफरत सक्षम के लिए काम नहीं हुई। स्कूल में भी बच्चे उसे परेशान करते थे। सक्षम बस अपने रूम में आता और बस रोता रहता। उसे कोई चुप कराने वाला भी नहीं था। बस एक सुमित्रा जी ही थी जो दिल से सक्षम की चिंता करती थी और उसे अपने बेटे के जैसे रखती थी। पर वो भी सक्षम के पास 24 घंटे तो रह नहीं सकती थी, क्योंकि उनकी हुई एक बेटा और बेटी थी। पूरे घर में बस राधा ही सक्षम से अच्छे से बात करती थी, लेकिन वो भी उससे ज्यादा बात नहीं करती है। रक्षाबंधन पर अवनी बस आदि और अमन को राखी बांधती है। राधा भी अमन और आदि को राखी बांधती है। सक्षम यह देखकर उदास हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। शाम को राधा छुपके से सक्षम के कमरे में चली जाती है। सक्षम राधा को कमरे में देखकर बोला, राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी पीटेंगे। राधा, मुझे किसी ने नहीं देखा। तुम अपना हाथ आगे करो। सक्षम भी अपना हाथ आगे कर देता है। राधा एक राखी सक्षम को बांध देती है। सक्षम यह देखकर खुश हो जाता है। राधा भी वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। अब सक्षम 13 साल का हो जाता है। एक दिन 2 आदमी राधा को चॉकलेट देकर कहीं ले जा रहे थे। सक्षम उन आदमियों को देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगते हैं। जब तक वह आदमी राधा को कार में बिठा पाते, सक्षम वह आ जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे भीड़ एकत्र हो जाती है, जिससे उन किडनैपर्स को भागना पड़ता है। वहां आदि और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। वे राधा को उठाते हैं, जो बेहोश हो चुकी थी, और उसके सिर पर चोट भी आ गई थी, क्योंकि किडनैपर्स ने उसे अचानक छोड़ दिया था, इसलिए। कुछ देर बाद सभी घर पर होते हैं। आदि सभी को बताता है कि सक्षम ही राधा को उन आदमियों के पास ले गया था। मैंने और मेरे दोस्त ने यह सब देखा था। सत्य जी यह सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह बिना सच जाने सक्षम को पीते जा रहे थे, कभी थप्पड़ तो कभी बेल्ट से मारते, जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। इस बार तो मीना जी ने भी नहीं रोका, क्योंकि उन्हें लगा कि आदि सच बोल रहा है। जब राधा को होश आया तो सभी उसके पास खड़े थे। दीपक जी, कैसा है मेरा बेटा? राधा, में ठीक हूँ पापा। साधना जी, बेटा आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? सभी राधा की तबीयत के लिए पूछकर अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर सक्षम अपने कमरे में रो रहा था। ऐसे ही रात हो जाती है। आज सत्य जी सुमित्रा जी आने से भी मना कर दिया था।
इसलिए सक्षम अपने कमरे में भूखा ही था। 1 बजे अभी सो चुके थे तभी सक्षम अपने कमरे से बाहर निकलता है और मैन गेट से बाहर चला जाते। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, बस चले जा रहा है। उसके पास बस 100 रुपए थे जो सुमित्रा जी ने उसे दिए थे। 2 घंटे चलने के बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां से वो एक ट्रेन में बैठ जाता है। उसने टिकट नहीं खरीदी थी। उसकी किस्मत थोड़ी सी अच्छी थी जो उसे टीटी नहीं मिला। सुबह के 6 भी ट्रेन एक जगह आके रुकी। सक्षम भी वही उतर जाता है। वह जब देखता है कि वो कहाँ ही तो उसे दिखता है कि वह इस समय दिल्ली में है। सक्षम वहां से निकल जाता है। वह पैदल ही चल रहा था। 3 घंटे चलने के बाद उसे भूख लगने लगती है। वो एक ढाबे पर आता है और खाने के लिए बोलता है तो वहां का मालिक उससे 50 रुपये मांगता है। सक्षम उसे 50 रुपये दे देता है और खाना खाने लगता है। सक्षम सोचता है कि अब उसके पास सिर्फ 50 रुपये जिससे वह सिर्फ एक बार खाना खा सकता है। फिर वो दबे पर नौकरी मांगने की सोचता है। यह सोचकर वो वहां के मालिक से बात करने जाता है और उनसे बोलता है, अंकल क्या आप मुझे कुछ काम पर रख सकते हैं? आपको मुझे पैसे देने को जरूरत नहीं है, बस खान और सोने के लिए जगह दे देना। वहां का मालिक बोलता है, पर बेटा तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम तो अच्छे परिवार से लगते हो। और तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर सक्षम बताता है, मेरा नाम रिहान है। मन में सोचता है, अब यही मेरी पहचान है। मेरा उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है और मैं अनाथ हूं। क्या आप मुझे कुछ काम दे सकते हैं? मालिक बोलता है, ठीक एच बेटा, अगर तुम काम करना चाहते हो तो खाना सर्व करने में मदद कर देना। रिहान खुश होकर बोलता है, ठीक है अंकल। अब सक्षम का नाम रिहान ही लिखेंगे। Episode 10. ऐसे ही रिहान को होटल पर काम करते हुए 2 दिन बीत जाते थे। इधर राजवंश परिवार में किसी को सक्षम के जाने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, बस सुनैना जी और राधा को छोड़कर। सुनैना जी गुमसुम सी और उदास रहने लगी है और राधा अपने पापा से सक्षम के बारे में पूछती है तो वह उसे बताते हैं कि वह घर छोड़ के चला गया है। उसे यही सजा जो उसने तुम्हारे साथ किया है। राधा, पर भाई ने तो मेरे साथ कुछ नहीं किया है। दीपक जी उस दिन उन आदमियों के पास वही तो तुम्हें लेकर गया था। फिर राधा दीपक जी को सच्चाई बताती है कि कैसे सक्षम ने उन गुंडों से उसे बचाया। मैंने तो भाई को थैंक्स भी नहीं कहा। दीपक जी यह सुनकर परेशान हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, बेचारे को उस काम की सजा मिल गई जो उसने किया भी नहीं। वैसे भी उसे बचपन से ही बिना गलती के ही तो सजा मिलती आ रही है। मैं सभी को सच्चाई बता भी दी तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, बस आदि सबकी नजरों में गिर जाएगा। जो हो गया उसे रहने देते हैं। वैसे भी वह जहां भी जाएगा खुश रहेगा। यहाँ तो वह नर्क से भी बुरी जिंदगी जी रहा था। यह सोचकर दीपक जी किसी को भी कुछ नहीं बताते हैं। सुनैना जी भी राधा से मिलने आई थी, उस दिन के बारे में पूछा था। उन्हें भी सच पता चल गया था। वह अपने रूम के बाथरूम में जाकर रोने लगती है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती है। दिल्ली में रिहान को होटल पर काम करते 3 दिन हो गए थे। एक दिन उस ढाबे पर एक कपल और एक 9 साल का लड़का जो उनका बेटा था खाना खाने के लिए रुके। अचानक वो लड़का भागते हुए सड़क पर चला जाता है। रिहान भी वहीं से कुछ सामान लेकर लौट रहा था। जब वो देखता है कि इस लड़के को कोई कार टक्कर मारने वाली है तो रिहान भागकर उस लड़के को धक्का दे देता है। वो लड़का बच जाता है, लेकिन रिहान को थोड़ी सी सिर पर चोट आ जाती है और वह बेहोश हो जाता है। वो कपल भागकर उसके लड़के पास आते हैं और उसका हाल पूछे है। वो लड़का बोलता है, माँ मैं ठीक हूँ लेकिन भैया को चोट आई है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उस लड़के की माँ बोलती है, हाँ बेटा हम अभी लेकर चलते हैं। फिर वह कपल रिहान को हॉस्पिटल ले जाते हैं और इसका इलाज कराते हैं। इसके होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद रिहान को होश आ जाता है। रिहान अपने आसपास उन कपल और उस लड़के को ही देखता है। वह कपल और कोई नहीं प्रीतम जी और सलोनी जी ही थी और वह लड़का पार्थ था। प्रीतम जी रिहान से बोलते हैं, बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? रिहान, ठीक हूँ अंकल। सलोनी जी, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रिहान, मेरा नाम रिहान है आंटी जी। सलोनी जी, बेटा यह हाथ पर तुम्हारे टैटू कैसा है? रिहान उन्हें टैटू के बारे में पूछता देख घबरा जाता है। वो सोचता है कि वे भी उससे नफरत करने लगेंगे, इसलिए वो नहीं बोल देता है कि उसे कुछ नहीं पता। पार्थ रिहान के बेड के पास बैठते हुए बोला, भैया आपकी चोट दर्द तो नहीं कर रही ना? रिहान उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। रिहान अपने बेड से खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। उसे जाता देख प्रीतम जी बोले, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। पार्थ रिहान की जाने की बात सुनकर दुखी हो जाता है। रिहान, अंकल मेरा कोई घर नहीं है, मैं उसी होटल में रहता हूँ और वही खाना खाता हूँ। यह सब रिहान बड़ी मासूमियत से बोल रहा था। सलोनी जी, बेटा तुम हमारे साथ चलो हमारे घर। रिहान, नहीं आंटी जी मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पार्थ आंखों में उम्मीद लेकर रिहान से बोला, प्लीज भैया हमारे साथ चलो ना। पार्थ को हमेशा से एक बड़ा भाई चाहिए था जो उसकी रक्षा कर सके। आज उसे भाई मिल रहा था तो वो कैसे छोड़ सकता है? रिहान उसकी आंखों में उम्मीद देख सकता था, इसलिए वो चाहकर भी मना नहीं कर पाया। फिर वे सभी सिंह निवास के लिए निकल जाते हैं और कुछ देर में पहुंच भी जाते हैं। घर न ज्यादा बड़ा न ज्यादा छोटा है,
बिल्कुल सपनों के घर जैसा था, जिसमें 4 बेडरूम, एक रसोई और एक हॉल था। रिहान वहां 2 दिन रुकने के बाद उन्हें जाने के लिए बोलने लगता है। सलोनी जी और प्रीतम जी उसे समझाते हैं कि वह भी उन्हीं का बेटा है जैसे पार्थ है। तुम अब हमें मॉम डैड बुलाओगे। रिहान का मन भी पार्थ और इस फैमिली को छोड़कर जाने का नहीं था। जो प्यार उसे राजवंश फैमिली में उसे कभी नहीं मिला, वो उसे यहाँ मिल रहा था, इसलिए वो रहने के लिए मन जाता है। पार्थ रिहान की हाँ सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रिहान के गले लग जाता है। सलोनी जी और प्रीतम जी रिहान को लीगल तौर पर एडॉप्ट कर लिया था। अब रिहान उनके साथ ही रहता था और वह बहुत ज्यादा खुश भी रहने लगा था। लेकिन अब उसे रात को बुरे सपने आने लगे थे, जिससे उसे कभी कभार नींद नहीं आती थी या पूरी नहीं होती थी। प्रीतम जी ने रिहान का एडमिशन भी पार्थ के स्कूल में कर दिया था। सलोनी जी रिहान से बहुत बार उसके पास के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन रिहान उन्हें कुछ बताता ही नहीं था।